हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। एंट्रोपी हमने शुरू कर दिया था। एंट्रोपी हमने देखा था क्या होता है। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम जितना अव्यवस्थित होगा उतनी उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, ये हमने देख लिया था। और हमने देखा था कि सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड की, लिक्विड से ज़्यादा गैस की जो है वो एंट्रोपी होती है। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, एंट्रोपी चेंजेस इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज क्या होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज क्या होता है। सबसे पहले दे रखा है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है, तो उसके लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो यहां दे रखा है डेल एस यूनिवर्स इक्वल्स टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग इक्वल्स टू 0। यहां पर बात यह है कि जो एंट्रोपी चेंज की हम बात कर रहे हैं वो केवल सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं या केवल सराउंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। किसकी बात कर रहे हैं? एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। तो यहाँ ये कह रहा है कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो हो सकता है डेल एस सिस्टम पॉजिटिव हो और हो सकता है डेल एस सराउंडिंग नेगेटिव हो, या हो सकता है डेल एस सिस्टम नेगेटिव हो और डेल एस सराउंडिंग पॉजिटिव हो। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ डेल एस यूनिवर्स की तो वो 0 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो वहां पर डेल एस यूनिवर्स जो है वो क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो डेल एस यूनिवर्स है, अगर वो यूनिवर्स नहीं भी लिखता है, सिंपल डेल एस भी लिखता है, तो आपको यही मानना है। तो क्या हो जाएगा? 0। इसके बाद बात करें फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, डेल एस यूनिवर्स इक्वल्स टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता है कि ये जो है आपके डेल एस यूनिवर्स ये पॉजिटिव है। भाई ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? 0 से ज़्यादा, और 0 से ज़्यादा का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। तो रिवर्सिबल के लिए डेल एस यूनिवर्स 0 है और इरिवर्सिबल के लिए डेल एस यूनिवर्स जो है वो क्या है? डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है। समझ में आ गई बात? इसके बाद अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है उसको हमने कहा था स्पॉन्टेनियस होता है और क्या होता है? नेचुरल होता है। क्या होता है? नेचुरल होता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर अगर मैं इरिवर्सिबल की कंडीशन कह दूँ कि स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा, तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल एस यूनिवर्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। नेचुरल के लिए क्या होगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। समझ में आई बात? आगे दे रखा है एंट्रोपी चेंजेस अकम्पनिंग चेंजेस ऑफ फेस। देखिए जो आपके फिनोमिना होता है जिसमें फेस चेंज होती है, वहाँ पर हम कह सकते हैं टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है, और हम कई बार कहते हैं कि भाई अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट कर रखा है तो प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो जैसे मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है, कांस्टेंट है। और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो जब मैं हीट करता हूँ वाटर को तो जो शुरू में टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन 100 डिग्री होने के बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ता है जब तक वो पूरा वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाए। या फिर आइस है, उसको जब आप गर्म करेंगे तो वो 0 डिग्री पर ही मेल्ट होगी, उससे कम पे मेल्ट नहीं होगी। समझ में आई बात? तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जब प्रोसेस चेंज मतलब फेज चेंज हो रही है तो वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और प्रेशर भी, हम अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कर रहे हैं तो प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो ये कह रहा है एंट्रोपी चेंजेस अकम्पनिंग चेंजेस ऑफ फेस। फेस का मतलब उसकी फेस चेंज हो रही है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ETC। तो उस केस में एंट्रोपी चेंज क्या होगा? तो देखिए कुछ भी नहीं दे रखा, फॉर फ्रॉम सॉलिड फेज टू लिक्विड। अगर मैं बात करूं कि जो फेज चेंज हो रही है वो सॉलिड से लिक्विड हो रही है, क्या हो रही है? सॉलिड से लिक्विड। अब यहां पर इसको आप ऐसे कह सकते हो कि भाई पहले सॉलिड था वो उसके बाद लिक्विड हो गया, मतलब मेल्ट हो गया। तो यहां पर हमने क्या दे रखा है? डेल एस फ्यूजन। तो ये आपके सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, मतलब मेल्ट हो रहा है, इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूजन। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा फ्यूजन है मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। अब ये कह रहा है डेल एस फ्यूजन इक्वल्स टू डेल एच फ्यूजन अपॉन TF। तो यहां पर इस सिंपल से फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं कि अगर आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करो तो DS इक्वल्स टू DQ रिवर्सिबल अपॉन T। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? DS इक्वल्स टू DQ रिवर्सिबल अपॉन T। अब मैं कह रहा हूं क्योंकि प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वहां पर जो हीट है वो उसकी जगह हम क्या ले सकते हैं? एंथैल्पी ले सकते हैं, या जो हीट चेंज है उसकी जगह हम एंथैल्पी चेंज ले सकते हैं। ये हमने पढ़ रखा है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम हीट चेंज की जगह इंटरनल एनर्जी में चेंज ले सकते हैं, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हीट चेंज की जगह हम एंथैल्पी में चेंज ले सकते हैं।
तो यहाँ पर उसने वही बात कही है कि प्रेशर कांस्टेंट मान लिया इसने, तो प्रेशर कांस्टेंट मानने से इसने ds को, क्योंकि ग्रेटर चेंज है तो इसने डेल एस फ्यूजन लिख दिया, और जो आपके Q था, हीट जो था, उसकी जगह इसने डेल H लिख दिया। डेल H का मतलब एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर इसने लिख रखा है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। क्या लिख रखा है? मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये जो आपके डेल H FUS लिखा हुआ है, इसका मतलब है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब एक मोल सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए या फ्यूज करने के लिए जो हीट चाहिए, जो एंथैल्पी चाहिए, उसको इसने लिख रखा है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। और क्योंकि यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये TF क्या दे रखा है? मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल एस इक्वल्स टू डेल एच अपॉन टी। अब अगर फ्यूजन हो रहा है तो एस फ्यूजन वाला हो जाएगा, और एच भी क्या हो जाएगा? फ्यूजन वाला, और टी क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। दूसरा दे रखा है फ्रॉम लिक्विड फेज टू वेपर फेज। अब दूसरे में ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है? लिक्विड से वेपर में। अब लिक्विड से वेपर में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको हम वेपराइजेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसने लिख रखा है डेल एस वेपराइजेशन इक्वल्स टू डेल एच वेपराइजेशन अपॉन टीवी। लिक्विड से वेपर बन रहा है मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है उस टेम्परेचर पे वर्क हो रहा है या प्रोसेस कार्य कर रहा है। तो डेल एच वेपराइजेशन क्या हो गया? मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन। तो देखें जाएगा तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, डेल एस इक्वल्स टू डेल एच अपॉन टी। अलग अलग प्रोसेस के लिए उसका नोटेशन चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या है? डेल एस इक्वल्स टू डेल एच अपॉन टी। यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या है? डेल एस इक्वल्स टू डेल एच अपॉन टी। तो यहाँ पर डेल एस जो है फ्यूजन हो रहा है, तो फ्यूजन वाला हो जाएगा, डेल एच भी क्या हो जाएगा? फ्यूजन वाला हो जाएगा, और टी क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट वाला हो जाएगा। यहाँ पर आपके डेल एस वेपराइजेशन प्रोसेस है, तो डेल एस वेपराइजेशन वाला हो जाएगा, डेल एच वेपराइजेशन वाला हो जाएगा, और टेम्परेचर कौन सा हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना है। ध्यान रखना कि थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल आप करोगे वहाँ टेम्परेचर केल्विन में ही आएगा। अब देखिए आगे दे रखा है फ्रॉम वन क्रिस्टलाइन फॉर्म टू अनदर। देखिए एक टर्म होती है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी को हिंदी में कहते हैं अपर रूपता, या इंग्लिश में हम एक चीज़ होती है एलोट्रॉप्स, हिंदी में कहते हैं अपर रूप। एलोट्रॉप्स का मतलब एक ही एलिमेंट है लेकिन उसकी डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करती है, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी या उसकी नेचर जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो डायमंड है, ग्रेफाइट है, ETC, फुलरीन है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसने दे रखा है फ्रॉम वन क्रिस्टलाइन फॉर्म टू अनदर। तो अगर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो चेंज हो रहा है तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए वहाँ पर फॉर्मूला क्या दे रखा है? डेल एस, TR का मतलब ट्रांजिशन, डेल एस ट्रांजिशन इक्वल्स टू डेल एच ट्रांजिशन अपॉन टी। टी मतलब TR मतलब ट्रांजिशन टेम्परेचर इन केल्विन, और ऊपर दे रखा है डेल एस ट्रांजिशन मतलब मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन। तो आप एक चीज देखेंगे फॉर्मूला सेम है, डेल एस इक्वल्स टू डेल एच अपॉन टी। यहाँ पर जो डेल एच है वो है मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन, तो जो आपके एंट्रोपी चेंज है वो भी आपके मोलर एंट्रोपी चेंज होगा, या आप सिंपल कह सकते हो मोलर एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर एक मोल की बात हो रही है, तो अगर ये कह रहा है मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन तो ये भी आपके मोलर एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं। तो ये आपके जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ का जो फॉर्मूला है उसी से ड्राइव हुए हैं। बस कंडीशन क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है तो हीट की जगह एंथैल्पी आ गया। बहुत सिंपल है, न्यूमेरिकल भी इस पर पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो वहाँ पर ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल डिटेल नहीं है, सिंपल सा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, और बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर आपके दे रखा सबसे पहले हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इसको हम डिनोट करते हैं, या इसका जो नोटेशन है या जो सिंबल है वो है A, कैपिटल A से हम बताते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को। इसके अलावा गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो उसको हम G से बताते हैं। कॉमनली आपने जो देखा होगा गिब्स फ्री एनर्जी को आप ज़्यादा यूज़ करते हो G को। अब यहाँ पर इसके आगे एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मेजर ऑफ अवेलेबल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। साथ के साथ अगर कंपेयर करूँ गिब्स फ्री एनर्जी को तो यहाँ लिखा हुआ है मेजर ऑफ अवेलेबल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर देखिए ये अवेलेबल एनर्जी से मतलब क्या है, यहाँ पर ही लिखा हुआ अवेलेबल एनर्जी, यहाँ पर कंडीशन क्या दे रही है? कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखिए होता क्या है कि सिस्टम में एनर्जी होती है, क्या होती है? सिस्टम में एनर्जी होती है। अब वो एनर्जी जो है उसको उससे आप वर्क में कन्वर्ट करते हो उस एनर्जी को। तो जो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, भाई मैंने कहा कि मान लीजिए सिस्टम की जो एनर्जी है वो है 100 जूल। कितनी है? 100 जूल। अब 100 जूल में से मैंने कहा मान लीजिए 80 जूल जो है वो आपके वर्क में कन्वर्ट हो सकती है,
और जो 20 जूल एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम इसको कैसे कहेंगे कि जो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकती है उसको हम कहते हैं अवेलेबल एनर्जी, और जो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती उसको हम कहते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। तो जो एंट्रोपी है वो अनअवेलेबल एनर्जी का मेजर है, मतलब वो मेजर करती है कि अनअवेलेबल एनर्जी कितनी है। मतलब जितनी सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा होगी सिस्टम का जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम क्या कह सकते हैं, वर्क करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम। तो सिंपल सा मतलब ये है कि सिस्टम में दो तरह की एनर्जी होती है, एक वो एनर्जी जिससे आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, एक वो एनर्जी जिसको आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको हम अनअवेलेबल एनर्जी कहते हैं, जिसका मेजर होती है एंट्रोपी, और जिसको आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो उसको हम अवेलेबल एनर्जी कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब अवेलेबल एनर्जी दो कंडीशन है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो ए है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, और कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो जी है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये तो इसके मतलब की बात हो गई फिजिकल मीनिंग की। अब सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा अगर आपको डिटेल भी समझनी नहीं है तो केवल आप फॉर्मूला ध्यान रखिए। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है A इक्वल्स टू E माइनस TS। क्या फॉर्मूला है, A इक्वल्स टू E माइनस TS। फिर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअल वैल्यू की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंस होती है चेंज की। तो यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखा डेल A इक्वल्स टू डेल E माइनस T डेल S। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था दो टर्म है तो इसको हम जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं या जिस भी फॉर्म में आप लिखते हो तो ये क्या लिख सकते हो, T डेल S और S dt, लेकिन कंडीशन क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर इसको हमने T डेल S के फॉर्म में लिखा है। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना फाइनली, डेल A इक्वल्स टू डेल E माइनस T डेल S। अब यहाँ पर माइनस डेल A जो है वो W मैक्स को बताता है, किसको बताता है, W मैक्स को। समझा की बात। इसके बाद आती है गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है G इक्वल्स टू H माइनस TS। वही सेम कंडीशन, टेम्परेचर कांस्टेंट अगर आप लोगे तो डेल G इक्वल्स टू डेल H माइनस T डेल S। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए ये तो फिर भी इतना इस पर क्वेश्चन नहीं बनता, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे और इसके फॉर्मूले में और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो यहाँ पर डेल A इक्वल्स टू डेल E माइनस T डेल S और डेल G इक्वल्स टू डेल H माइनस T डेल S। यहाँ पर दे रखा है कांस्टेंट टेम्परेचर, इसलिए आपकी डेल T वाली टर्म नहीं आई है। माइनस डेल G इक्वल्स टू W यूजफुल। देखिए यहाँ पर इसने क्या कहा है कि एक तो है मैक्सिमम वर्क और एक है यूजफुल वर्क। तो एक जो आपके PdV वाला जो वर्क है उसको इसने यूजफुल वर्क में काउंट नहीं करा है। ठीक है, तो यहाँ पर यूजफुल वर्क जो है माइनस डेल G बता रहा है और W मैक्स जो है वो माइनस डेल A बता रहा है। ये आपको फॉर्मूले ध्यान रखना है। ये जो फॉर्मूला है डेल G इक्वल्स टू डेल H माइनस T डेल S बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे दे रखा है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, क्राइटेरिया ऑफ इट स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, मतलब कोई प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं, या हम कहें इक्विलिब्रियम में है या हम कहें नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो वो हम कैसे पता लगाएं, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो वैसे तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन आपके काम के दो क्राइटेरिया हैं, एक है एंट्रोपी और एक है गिब्स फ्री एनर्जी। तो देखिए एंट्रोपी वाला क्राइटेरिया क्या है, एंट्रोपी वाला क्राइटेरिया ये है कि डेल एस यूनिवर्स इक्वल्स टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। ये अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में वीडियो के कि जो डेल एस यूनिवर्स है वो डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग के इक्वल्स टू होता है। तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तीन पॉसिबिलिटी है कि डेल एस यूनिवर्स या तो पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है या जीरो आ सकता है। तो अगर डेल एस यूनिवर्स पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि डेल एस यूनिवर्स पॉजिटिव है, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ जीरो से ज़्यादा है। क्या कह सकता हूँ, जीरो से ज़्यादा। डेल एस यूनिवर्स का मतलब डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। तो डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग अगर जीरो से ज़्यादा है या पॉजिटिव है तो सिस्टम क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस सिस्टम का मतलब उसके ऑल्टरनेट टर्म्स हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल और इरिवर्सिबल। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, और जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो भी नेचुरल होते हैं और स्पॉन्टेनियस होते हैं। समझ आ गई बात। इसके बाद अगर डेल एस यूनिवर्स की वैल्यू या हम कहें डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग की वैल्यू नेगेटिव है तो आपके जो प्रोसेस है वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और तीसरी कंडीशन है जीरो। अगर डेल एस यूनिवर्स इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब साम्य में है,
और इक्विलिब्रियम का मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इक्विलिब्रियम है, और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल है। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया हो गया। तो एग्जाम में एक सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ETC। या फिर वो कहेगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या होगी, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग 0 इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इस टाइप से पूछ सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और 0 है तो इक्विलिब्रियम। स्पॉन्टेनियस का मतलब नेचुरल और इरिवर्सिबल, और इक्विलिब्रियम का मतलब रिवर्सिबल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया है, देखिए इस पर तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इस पर आपके न्यूमेरिकल आते हैं। क्या दे रखा है, पहला क्राइटेरिया तो हो गया एंट्रोपी चेंज, दूसरा क्राइटेरिया है गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज। ध्यान आपको ये रखना है कि देखिए मैंने अभी आपसे क्या कहा कि क्राइटेरिया बहुत सारे होते हैं। एक तो एंट्रोपी वाला क्राइटेरिया, ये बिल्कुल सेपरेट है। उसके बाद अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं जिसमें आपके गिब्स एनर्जी भी हो सकता है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी भी हो सकता है, लेकिन आरपीएससी जो है वो आपके इन 2 क्राइटेरिया पे क्वेश्चन पूछती है, इसलिए मैं आपको 2 ही करा रहा हूँ। तो एक तो हो गया आपकी क्राइटेरिया एंट्रोपी का, दूसरा है गिब्स फ्री एनर्जी। ध्यान आपको ये रखना है कि मैंने बताया ना क्राइटेरिया डिफरेंट है, वो जो डिफरेंट क्राइटेरिया है वो डिपेंड करते हैं कि कंडीशन क्या है। तो जैसे ये जो क्राइटेरिया आपने दिया है गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज का, उसकी कंडीशन है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर आप ये कंडीशन चेंज कर दोगे तो क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कंडीशन क्या लगा दूँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो वहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी की जगह हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करनी है, केवल आप ध्यान रखो कि डेल जी क्राइटेरिया कब है, जब प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब यहाँ पर एंट्रोपी का क्राइटेरिया अलग होता है और बाकी क्राइटेरिया अलग होता है। कैसे, एंट्रोपी के केस में पॉजिटिव वाला स्पॉन्टेनियस था और नेगेटिव वाला नॉन स्पॉन्टेनियस था। इनके केस में उल्टा हो जाएगा, डेल जी अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और इक्विलिब्रियम है तो 0 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेल जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, बहुत काम आएगा आपके, डेल जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, उसके अलावा पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और इक्विलिब्रियम में आपके क्या होगा, डेल जी की वैल्यू 0 होगी। तो न्यूमेरिकल के केस में ये वाला कंडीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो कंडीशन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम वाली। बाकी पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल अगर बनते हैं इस फॉर्मूले पे तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनते हैं। कैसे, अब आपको पता है डेल जी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। समझ में आई बात। अब यहाँ पर हम इसकी अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे, अलग अलग कंडीशन कैसे, कि जब डेल एच जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों कंडीशन हो सकती है। दूसरे केस में साथ में आपके डेल एस आ जाएगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, कंडीशंस बनेगी 4 तरह की। यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब यहाँ पर डेल जी नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा वो डिपेंड करेगा इनके साइन पे, कि डेल एच का साइन क्या है और डेल एस का साइन क्या है। मेन बात जो है, जो थर्ड कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, उसमें हमने क्या कहा है, डेल जी 0 है। तो जब आप डेल जी को 0 कर दोगे तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, वापस अभी देख लेंगे हम, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब मैंने क्या, ये 0 हो गया, तो अगर ये 0 हो गया तो ये हो जाएगा डेल एच इक्वल्स टू टी डेल एस, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हो, टी डेल एस इक्वल्स टू डेल एच। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले आपके कब आएंगे, जब आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो यहाँ पर सिंपल सा, अगर आपको वो एंट्रोपी पूछता है तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज का, डेल एस इक्वल्स टू डेल एच अपॉन टी, ये आपके फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये जो अभी आपने फेज ट्रांजिशन में जो पढ़े थे कि भाई आपके अलग अलग फेज वाले प्रोसेस थे, उसमें क्या था, डेल एस इक्वल्स टू डेल एच अपॉन टी, वही फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल एस इक्वल्स टू डेल एच अपॉन टी। तो यहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि कितनी कंडीशन पॉसिबल है और कब स्पॉन्टेनियस होगा प्रोसेस और कब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। देखिए अभी हमने देखा डेल जी के सेंस में प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगा और कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और कब आपके इक्विलिब्रियम होगा। अगर डेल जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, डेल जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल जी अगर 0 है तो इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हमने ये कंडीशंस लिख दी है
ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर इन सब कंडीशंस का मतलब क्या है? ये सारी कंडीशन जो है वो डिपेंड कर रही है डेल एच और डेल एस के साइन पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डेल एच जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और डेल एस जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उस पर डिपेंड करेगा कि प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम एक एक करके देखते हैं। पहली कंडीशन है ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। तो प्रोसेस जो है ऑलवेज स्पॉन्टेनियस से मतलब ये है कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। समझा रही बात? तो यहाँ पर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस और ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसे प्रोसेस हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। बिना टेम्परेचर की कंडीशन के ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होंगे या ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। केवल स्पॉन्टेनियस लिखा हुआ है मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, केवल नॉन स्पॉन्टेनियस लिखा हुआ मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी टेम्परेचर पे डिपेंड करिए। अब इसको हम एक एक करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब ऑलवेज स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि आपके टेम्परेचर की वैल्यू कुछ भी हो, हमेशा डेल जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ऑलवेज डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। अब डेल जी की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव कब आएगी? जब डेल एच की वैल्यू जो है वो क्या हो? नेगेटिव हो। भाई हमको क्या चाहिए कि जो है डेल जी की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आए। डेल जी की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव कब आएगी? जब एक तो डेल एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। दूसरी बात, डेल एस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डेल एस नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो वहाँ पर दो टर्म हो जाएगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। हम चाहते हैं ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि जो टर्म्स है वो नेगेटिव में ही रहें। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? डेल एच नेगेटिव और डेल एस पॉजिटिव। तो मैंने लिख दिया ऑलवेज स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या है कि डेल एच जो है वो होना चाहिए आपके नेगेटिव और डेल एस जो है वो आपके होना चाहिए पॉजिटिव। समझा गई बात? तो इस कंडीशन में आप टेम्परेचर चाहे कुछ भी करो, डेल जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या है? डेल जी नेगेटिव। डेल जी नेगेटिव कब आएगा? जब डेल एच नेगेटिव होगा और डेल एस पॉजिटिव होगा। दूसरी कंडीशन है ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल जी जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा? डेल एच क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और डेल एस आपकी अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या है? जस्ट रिवर्स हो गई। डेल एच पॉजिटिव और डेल एस जो है वो नेगेटिव। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर डेल एच और डेल एस के साइन अपोजिट है, मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, तो प्रोसेस या तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा या ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। समझ में आई बात? तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस के लिए डेल एच नेगेटिव, डेल एस पॉजिटिव, और ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल एच पॉजिटिव और डेल एस नेगेटिव। अब बात आती है स्पॉन्टेनियस की। तो यहाँ पर क्या है कि क्योंकि ऊपर वाले केस में क्या है? साइन डिफरेंट है, तो नीचे वाले केस में हमको साइन सेम लेने हैं। पहले मैंने क्या करा? डेल एच भी पॉजिटिव और डेल एस भी पॉजिटिव, ये कंडीशन ले ली। दोनों मैंने क्या करे? पॉजिटिव ले लिए। इसको मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव। समझ में आई बात? अब यहाँ पर मुझे चाहिए कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस के लिए कंडीशन क्या है? जब दोनों मैंने पॉजिटिव ले लिए तो मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या? डेल जी नेगेटिव चाहिए। तो डेल जी नेगेटिव होगा कब? कि ये तो पॉजिटिव हो गया और ये आपके पॉजिटिव और ये माइनस की वजह से ये ओवरऑल नेगेटिव हो गया। डेल एस पॉजिटिव है लेकिन ओवरऑल टर्म क्या है? नेगेटिव। तो मुझे डेल जी नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब मेरे को नेगेटिव वाली टर्म ज़्यादा चाहिए। तो वहाँ पर कंडीशन ये है कि टी डेल एस जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए डेल एच से। ये कंडीशन है स्पॉन्टेनियस की। क्या है? स्पॉन्टेनियस की कंडीशन है। तो समझ में आई बात? यहाँ पर तो कोई टेम्परेचर पर डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन जब आपके साइन सेम है, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, वहाँ पर कंडीशन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो मैंने कहा कि अगर दोनों के साइन पॉजिटिव हैं तो वहाँ पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए नेगेटिव टर्म बड़ी होनी चाहिए। तो डेल एस पॉजिटिव है लेकिन जो माइनस टी डेल एस है, माइनस लगा हुआ है, तो वहाँ पर माइनस वाली टर्म बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब टी डेल एस ग्रेटर देन होना चाहिए डेल एच से। तो ये एक कंडीशन होगी स्पॉन्टेनियस की। दूसरी कंडीशन में मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल एच जो है वो नेगेटिव है और डेल एस जो है वो भी क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा? डेल एच मैंने कहा नेगेटिव है तो ये नेगेटिव टर्म हो गई, और डेल एस मैंने कहा डेल एस एच नेगेटिव है, डेल एस भी नेगेटिव है। ठीक है,
तो दोनों नेगेटिव हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा कि डेल एच तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन क्योंकि वहाँ माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम चाह रहे हैं प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, तो इस केस में कंडीशन क्या है, इस केस में कंडीशन ये है कि डेल एच जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए टी डेल एस से। डेल एच जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, टी डेल एस से। बात समझ में आ गई। इसके बाद बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस की। तो नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में भी हम सेम चीज़ ले लेते हैं। जब मैंने डेल एच पॉजिटिव ले लिया और डेल एस भी पॉजिटिव ले लिया, दोनों मैंने क्या करे, पॉजिटिव ले लिए। अब मैं चाह रहा हूँ नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। अब दोनों टर्म जो है वो पॉजिटिव ले ली मैंने, ये भी पॉजिटिव ले लिया और ये भी पॉजिटिव ले लिया। तो डेल एच तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा और टी डेल एस के साइन आगे माइनस है तो वो माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव वाली टर्म बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, कंडीशन क्या है, डेल एच ग्रेटर देन टी डेल एस, डेल एच इज ग्रेटर देन टी डेल एस। ये हमने नॉन स्पॉन्टेनियस की कंडीशन कर दी। सिमिलरली मैंने कहा डेल एच नेगेटिव है और डेल एस जो है वो भी क्या है, नेगेटिव है। तो दोनों टर्म नेगेटिव है, तो दोनों टर्म नेगेटिव है, तो हम चाह रहे हैं प्रोसेस क्या हो, नॉन स्पॉन्टेनियस हो। तो यहाँ पर मैंने कहा डेल एच वाली टर्म नेगेटिव है और डेल एस वाली टर्म भी क्या है, नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। लेकिन टी डेल एस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए नेगेटिव वाली टर्म छोटी होनी चाहिए और पॉजिटिव वाली टर्म बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, टी डेल एस इज ग्रेटर देन डेल एच, ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो स्पॉन्टेनियस की कंडीशन है उससे जस्ट रिवर्स आ रही है। यहाँ पर क्या था, जब दोनों पॉजिटिव है तो टी डेल एस ग्रेटर देन होना चाहिए डेल एच से, यहाँ उल्टा हो गया। जब दोनों टर्म नेगेटिव है तो यहाँ डेल एच ग्रेटर देन होना चाहिए टी डेल एस से, यहाँ उल्टा हो गया, टी डेल एस ग्रेटर देन हो गया डेल एच से। समझ में आ गई बात। अब बात आती है इक्विलिब्रियम की। ये मैंने आपको पहले थोड़ा हिंट दे दिया था, वापस से देख लेते हैं। अगर प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है या ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस है तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम की कोई कंडीशन नहीं है, मतलब कोई गुंजाइश नहीं है या कोई संभावना नहीं है। कंडीशन कब है इक्विलिब्रियम की, जब दोनों के साइन सेम हो। तो मैंने क्या कहा, दोनों के साइन सेम का मतलब मैंने क्या कहा, डेल एच जो है वो पॉजिटिव है और डेल एस जो है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। तो डेल एच भी पॉजिटिव, डेल एस भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो डेल एच पॉजिटिव है और डेल एस भी पॉजिटिव है। तो उस केस में क्या होगा कि एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव। तो यहाँ पर आपके डेल जी जो है वो जीरो कब आता है, डेल जी जीरो, भाई इक्विलिब्रियम का मतलब डेल जी जीरो, तो डेल जी जीरो का मतलब दोनों टर्म बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, डेल एच इक्वल्स टू टी डेल एस, ये टर्म बराबर होनी चाहिए, दोनों के साइन सेम ही है, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो इसको मैंने ऐसे कह दिया कि ये टर्म जीरो कह दी मैंने और ये हो गया डेल एच माइनस टी डेल एस। तो फॉर्मूला वाइज क्या हो गया, डेल एच इक्वल्स टू टी डेल एस। फॉर्मूला वाइज क्या हो गया, डेल एच इक्वल्स टू टी डेल एस या टी डेल एस इक्वल्स टू डेल एच, ये फॉर्मूला हो गया। तो ये कब कंडीशन पॉसिबल है, जब दोनों के साइन या तो पॉजिटिव हो या दोनों के साइन नेगेटिव हो। अगर साइन डिफरेंट है तो कभी भी डेल जी की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। दूसरी कंडीशन भी क्या ले लेते हैं यहाँ पर, डेल एच नेगेटिव और डेल एस भी क्या है, नेगेटिव। तो उस केस में भी फॉर्मूला सेम ही आएगा, डेल एच इक्वल्स टू टी डेल एस। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले से क्या दिख रहा है कि डेल एच का जो साइन है टी डेल एस का भी वही साइन है और डेल एच का जो साइन है टी डेल एस का भी वही साइन है। इसका मतलब क्या है कि अगर डेल एच पॉजिटिव होगा तो टी डेल एस भी पॉजिटिव होगा, डेल एच नेगेटिव होगा तो टी डेल एस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी तभी आएगी जब दोनों के साइन सेम होंगे, डेल एच और डेल एस पॉजिटिव या डेल एच और डेल एस नेगेटिव। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन के फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं, मैंने आपको पिछले जो वीडियोस थे उसमें बताया था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उसके लिए हमने कहा था डेल एच पॉजिटिव होता है, क्या होता है, डेल एच पॉजिटिव। और एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उसके लिए डेल एच जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब एंडोथर्मिक के लिए डेल एच पॉजिटिव है, मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। ये हम सिंपल सा एक अजम्पशन लेते हैं कि एंडोथर्मिक में ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे देखो, डेल एच पॉजिटिव, इसको आप इस कंडीशन से देखो, सॉरी इस कंडीशन से देखो, डेल एच पॉजिटिव है
तो डेल एच पॉजिटिव है, तो वहाँ पर हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो ये आप इससे समझ सकते हो कि टेम्परेचर क्या चाहिए ज़्यादा, तब जाके रिएक्शन हमारे लिए क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल एच नेगेटिव है, तो हमको टेम्परेचर कम चाहिए। तो मैंने कहा डेल एच नेगेटिव है तो वहाँ पर हमको क्या चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए। तो ये आप यहाँ पर भी इसको अज्यूम कर सकते हो कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो हमको टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है हमको टेम्परेचर लो चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनियस की कंडीशन बता रही है कि अगर आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टी डेल एस ज़्यादा होना चाहिए, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टी डेल एस क्या होना चाहिए, कम। टी डेल एस से मतलब है टेम्परेचर से, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पर टेम्परेचर कम होना चाहिए। एक एग्जाम्पल दे रखा है, मैं साइड में लिख देता हूँ। जैसे मैंने कहा, देखिए एक आपको मैंने बता रखा है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कि डिसोसिएशन जो रिएक्शन होती है वो आपके एंडोथर्मिक होती है, और एसोसिएशन जो रिएक्शन होती है वो आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसके अलावा आपके एंट्रोपी का जो कंसेप्ट है वहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर पार्टिकल की संख्या बढ़ रही है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और पार्टिकल की संख्या कम हो रही है तो एंट्रोपी घटेगी। अब जैसे मैंने कहा अमोनिया प्लस HCl गिव्स NH4Cl, ये हमने कोई रिएक्शन लिख दी। मैंने कहा अमोनिया और HCl जो है गैसेस फॉर्म में रिएक्शन कर रहे हैं और अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं जो कि सॉलिड है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस रिएक्शन के लिए डेल एच की, तो देखिए एक तरह से एसोसिएशन रिएक्शन है। क्या है? एसोसिएशन रिएक्शन। और एसोसिएशन रिएक्शन के लिए डेल एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेल एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। और यहाँ पर अगर मैं एंट्रोपी की बात करूँ तो रिएक्टेंट साइड पर 2 मोल गैसेस के हैं, मतलब 1 मोल गैस ये है, 1 मोल गैस ये, लेकिन प्रोडक्ट की साइड सॉलिड है। तो एंट्रोपी के सेंस में अगर मैं बात करूँ तो एंट्रोपी जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि रिएक्शन से पहले एंट्रोपी ज़्यादा है, गैसेस मॉलिक्यूल ज़्यादा है, और रिएक्शन के बाद सॉलिड बन गया तो आपकी एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये आपके साइन आ गए डेल एच और डेल एस के। तो अब यहाँ पर अगर आप इस सिचुएशन जितनी भी है उन सब से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर मैंने कहा डेल एच भी नेगेटिव है और डेल एस भी क्या है, नेगेटिव है। तो इस केस में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब डेल एच ग्रेटर देन होगा टी डेल एस से। मतलब ये हुआ कि इस केस में टेम्परेचर आपको चाहिए कम। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन चल जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसको मतलब ऐसे भी होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ये मतलब होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में, और इक्विलिब्रियम का मतलब सामने स्थापित हो गया है। नेट रिएक्शन ना तो आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। तो इस रिएक्शन के एग्जांपल से हमने क्या समझा कि डेल एच भी नेगेटिव है, डेल एस भी नेगेटिव। तो उस केस में आप चाह रहे हो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो आपको टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। अगर आपने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रही बात? तो एग्जाम में वो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भाई ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए डेल एच क्या होगा और डेल एस क्या होगा। तो वहाँ पर जो हमने एंथैल्पी और एंट्रोपी के कंसेप्ट पढ़े वो आपको काम में लेने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।